ये जबलपुर के निजी विद्यालयों की यदि आप बात करें तो 3 बोर्ड हैं यहाँ पे। एक सीबीएसई का है, आईसीएसई का और एमपी बोर्ड है। तीनों बोर्ड के कुल मिलाकर 1037 स्कूल हैं और 2,52,000 बच्चे इनमें पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूलों का जो रेगुलेशन है उसके लिए एक अधिनियम है 2017 का, और उस अधिनियम के आधार पर 2020 में जो नियम बने हैं वो है। इसके माध्यम से प्राइवेट स्कूल रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट आप, जो मोटे तौर पे शिकायतें आई हैं, आपने भी देखा है, आप लोगों के माध्यम से शिकायतें आई हैं। 2 तरह की शिकायतें हमारे पास आई हैं। सबसे ज़्यादा छोटी मोटी दूसरी हैं। एक शिकायत तो ये कि फीस की बड़ी अनुचित वृद्धि की जाती है और मनमानी फीस वसूल की जाती है। दूसरी शिकायत ये आती है कि पुस्तकों के मामले में, स्टेशनरी के मामले में और यूनिफॉर्म के मामले में मनमाने दामों पर खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है और कुछ खास लोगों से लेने के लिए ही दबाव बनाया जाता है। मोटे तौर पर पिछले, आपको याद होगा, लगभग 50-55 दिन हो गए हैं जिनके बीच से हम जांच कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच में हमारी जांच पूरी रही है। आगे बढ़िए। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं कि फीस वृद्धि के लिए विहित प्रक्रिया क्या है। फीस वृद्धि के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें जो हैं ये आप सबको भी जानना जरूरी है, पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है, बच्चों को भी जानना जरूरी है। नंबर 1 तो ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है ईयरली, वो ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का फायदा क्या है? ऑडिट रिपोर्ट से हम ये देखते हैं कि आपको कितना पैसा मिला है और कितना पैसा आपका खर्च हुआ है। ये जो धारा 5(2) है, नंबर 2 पे जो लिखी है प्रेजेंटेशन में, ये धारा 5(2) बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सीधे शब्द 100 रुपये यदि आपकी इनकम है और आपका खर्चा यदि 85 रुपये तक है तो आप फीस की वृद्धि नहीं कर सकते। यदि आपकी 100 रुपये इनकम है और आपका खर्चा 90 रुपये है तो आप केवल 5 रुपये की फीस बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ आपको? इतना होने के बाद भी यदि आपका मान लो खर्चा जो है 85 रुपये से ज़्यादा है, मतलब 5(2) की परिधि में आप आ रहे हो, इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको औचित्य बता के सूचना देना। वृद्धि क्यों करना चाहते हो उसका औचित्य आपको बताना पड़ेगा और 90 दिन के अंदर आपको सूचना देनी चाहिए। जिला समिति पोर्टल पे डालनी चाहिए, नोटिस बोर्ड पर डालनी चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 5(2) की परिधि में आना चाहिए। मतलब आपका खर्चा जो है 85 रुपये से ज्यादा होना चाहिए। अब जब आप सूचना दे देते हैं तो 3 तरह की स्थितियां बनती है सूचना देने से। एक सूचना देने की स्थिति यह है कि 10% से कम है फीस की बढ़ोतरी, तो उसके अधिकार स्कूल के मैनेजमेंट को है। यदि आपने सम्यक रूप से सूचित कर दिया है तो मान लिया जाएगा कि आपकी फीस वृद्धि स्वीकृत हो गई। यदि 10 से 15% के बीच में है तो कलेक्टर स्वीकृत करेंगे उसको। एक जिला समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में वो स्वीकृति आदेश जारी करती है कि हाँ आपकी फीस जो है स्वीकृत हो गई। और यदि 15% से ज्यादा है तो फिर राज्य सरकार के स्तर पर जो समिति गठित है वो उसकी सक्षम स्वीकृति देती है। तो फीस वृद्धि की कुल मिला के ये प्रोसेस है। आगे अब इसमें फीस बढ़ाने के हथकंडे क्या अपनाते हैं निजी विद्यालय, उसको सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड नहीं करते। जब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी ही नहीं है तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि उनका रिसीविंग कितना है और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, कितना उनका खर्चा हुआ है और कितना पैसा उनके पास आया है। जबकि फीस बढ़ाने के लिए आप जानते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है धारा 5(2) के तहत। तो पोर्टल पर वो जो रिपोर्ट अपडेट नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की ऑडिट रिपोर्ट हमको बाद में मिली है, जब हमने उनको देखा तो वो खर्चे में और रिसीविंग में दोनों में कुछ अलग अलग पदों में हेरफेर कर देते हैं। मसलन जैसे क्या किया कि जो आपका पैसा है, जैसे मान लो ए स्कूल है उसकी बी ब्रांच है, तो उन्होंने ए स्कूल की जो इनकम हुई उस ए स्कूल की इनकम में से बी ब्रांच को कुछ पैसा देना बता दिया। मतलब इधर से पैसा उधर डाल दिया, उधर का पैसा इधर डाल दिया, और इस प्रकार आपने आपके रिसिप्ट वगैरह में गड़बड़ी की। तो एक ये दिक्कत ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ हेरफेर हुई। तीसरी बात जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अधिकांश स्कूलों में हमने ये पकड़ा है, जिन अभी हमने केवल 11 स्कूलों की जांच की है, ये पकड़ा है कि उनका जो धारा 5(2) के तहत जो लिमिट थी कि वार्षिक प्राप्ति आतिथ्य से कुल प्राप्ति 15% से कम होना चाहिए तब आप फीस वृद्धि कर पाएंगे, वो 15% से ज्यादा है।
कई कई जगह तो 40%, 48%, 50% तक। इसके बावजूद उन्होंने फीस बढ़ा दी। अब फीस उन्होंने बढ़ा तो सकते नहीं थे क्योंकि एक्ट में वैसा प्रोविजन नहीं है, तो बढ़ा दी तो उन्होंने क्या किया कि उसकी सूचना नहीं दी, किसी को नहीं बताया, कलेक्टर को नहीं बताया, जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं बताया, पेरेंट्स को नहीं अपलोड किया, वेबसाइट पर नहीं डाली, गुच्छे बढ़ाई, रसीद छपवाई और वसूली करना चालू कर दी। 10% से कम की फीस वृद्धि जो है उसके लिए तो उनको अलग से कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो कर सकते हैं बशर्ते कि 15% वाली लिमिट में आते हो। पर 10% से अधिक की यदि फीस वृद्धि आपकी, तो आप बगैर कलेक्टर की अनुमति के, बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते। उन्होंने दोनों कंडीशन में ही जो है बगैर सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए हुए फीस बढ़ा के वसूल करना चालू कर दिया। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि 11 विद्यालयों की जो हमने जांच की है, 11 विद्यालयों में हमने पाया है कि इन्होंने 81 करोड़ 30 लाख रुपए इस तरीके से अवैधानिक रूप से वसूल किए। 81 करोड़ 30 लाख रुपए ये वसूल किए उन्होंने करीब करीब 21,000 बच्चों से। ट्रांजेक्शन ज्यादा हुए क्योंकि एक बच्चा, जैसे ये बच्चा है वो एक अगली क्लास में पहुंच गया, फिर अगली क्लास में पहुंच गया, ये 4-5 साल में जो इन्होंने किया है, मतलब मोटे तौर पर जो ट्रांजेक्शन है वो करीब करीब 1,18,000 के आसपास पर 21,000 बच्चों के। तो 21,000 बच्चों से करीब इन्होंने 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक तौर से वसूली की है। उस फीस की वसूली की है जिस फीस को के बढ़ाने का अधिकार इनको था ही नहीं। अब यदि ये जो 11 स्कूलों का जो आंकड़ा निकला है, इस आंकड़े को यदि मैं पूरे 1037 स्कूलों पर लागू कर दूं और ये मान के चलूं कि 100% वैसी की वैसी गड़बड़ नहीं होगी, इसको मैं 60% पे ले आऊंगा कि भाई किसी ने कम की होगी, किसी ने ज्यादा की होगी, जो हमारे पास एक एवरेज आया है 60% के आसपास आया होगा, तो आप ये देखेंगे कि 240 करोड़ का अनियमित फीस वसूली है मोटे मोटे आंकड़ों के मुताबिक, जो हमको करीब 7 लाख बच्चों से वसूल की गई है। थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, पर मेरा मोटा अनुमान है कि 240 करोड़ से कम किसी हालत में नहीं है। तो ये फीस का पूरा के पूरा जो दुष्चक्र है, मतलब 2017 में राज्य सरकार ने एक अधिनियम लागू किया। अधिनियम लागू करने के पीछे मंशा यही थी कि आप मनमानी फीस आप लगा देते हो, मनमाने तरीके से वसूल करते हो, उसको रेगुलाइज किया जाए। पर आप देख लीजिए कि निजी स्कूलों के जो हौसले इतने बुलंद हैं कि जो रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशंस की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, और अपनी जो उनकी पुरानी मनोवृत्ति चल रही थी उस मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया और इस तरीके से फीस की वसूली हुई। नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान करो, अब पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी की बात कर लें नियमों के हिसाब से। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी का विवरण आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, पब्लिक डालना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ये किताब लेंगे, ये स्टेशनरी लेंगे, और ये कहना पड़ेगा, सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर से नहीं, आप दुनिया जहान के जितने लोग बेचने वाले हैं उनसे आप खरीद सकते हो। ये स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी का विवरण सार्वजनिक करें, पालकों को बताएं कि आपको हम नहीं कह रहे कि आप किससे खरीदें, आप किसी से भी खरीद सकते हैं। और इस आशय का एक वचन पत्र, एक शपथ पत्र वो सबमिट करेंगे, जिसमें वो ये कहेंगे कि हमने जो पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं उसको पब्लिक कर दिया है और बच्चों को और पालकों को बता दिया है कि आप खुले बाजार से क्रय कर सकते हैं, किसी और जगह से क्रय करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए वो एक एफिडेविट हर साल फाइल करें। ये नियम है। अब नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके सबके बच्चे पढ़ते हैं, पहचान के बच्चे पढ़ते हैं, आप जानते हो कैसे। आगे बढ़ो, क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से पुस्तकों में, स्टेशनरी में कमीशन खुरी की जाती है। नंबर 1 पर्टिकुलर क्लास में जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें डाल सकते हो उतनी डाल दो। यदि एक किताब से काम चल रहा हो 4 डाल दो, तो आपका खर्चा चौगुना बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, जैसे मान लो आज आपने एक किताब चालू की, नई किताब चालू की, वो किताब यदि आपने मार्केट में ओपन कर दी कि किताब आज चालू हो गई है, मान लो ये नाम की कोई किताब है चालू हो गई, अब अगले 5 साल तक यदि वो किताब चलेगी तो उसको मोनोपोली नहीं रहेगी, क्योंकि सब विक्रेताओं को मालूम रहेगा कि ये वाली किताब अगले साल भी चलेगी, तो लोग पहले से स्टॉक करके रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल किताबें बदल देते हैं, हर साल नई से नई किताबें लेके आते हैं।
मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि कितनी किताबें लेके आ गई। तीसरी बात, जरूर से ज्यादा किताबें लगाई, नई किताबें लगाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो किताबें लगाई वो फर्जी और डुप्लीकेट थी, उनके ISBN नंबर फर्जी थे, उनका कहीं होता सोता कुछ पता करना हो उनके ऑथेंटिसिटी के बारे में तो पता नहीं चलता। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो जानकारी है, नियम क्या कहता है कि जानकारी आप पब्लिक करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। ये लोग जानकारी केवल चयनित पुस्तक विक्रेता को देते हैं। हमने हमारी जांच में ऐसे कई सारे सबूत लिए हैं, जिसमें मान लो मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यदि सार्वजनिक की है जानकारी, मान लो 25 मार्च को सार्वजनिक की है, 25 मार्च को उन्होंने बताया कि हमारी 50 किताबें ये चलेंगी, और 50 में से मान लो उन्होंने कहा कि 30 हमारी नई किताबें चलेंगी, तो वो तो 25 मार्च के बाद ही ऑर्डर हो सकता था, क्योंकि पब्लिक तो आपने 25 मार्च को ही किया है। पर काफी सारे पुस्तक विक्रेताओं ने उन 30 किताबों के, जो कि 25 मार्च को फाइनल हुई थी, उनके सप्लाई ऑर्डर दिसंबर और जनवरी के महीने में जारी कर दिए। तो ये बताता है कि आप जिस किताब को आप लेने वाले हो, उस किताब की पृष्ठभूमि आपने पहले से ही बना ली थी, मोनोपोली बनाने के लिए, मतलब आपकी आपराधिक षड्यंत्र और सांठगांठ का जो काम है आपका पहले ही चालू हो गया था, और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मतलब तो इस प्रकार से इन्होंने मोनोपोली बनाई। अब मोनोपोली बनाने के बाद MRP कैसे डिसाइड करें? यदि ISBN है तो MRP का डिसाइड करने का तरीका सिस्टमेटिक होता है, और चूंकि फर्जी किताब है तो आपको जो MRP डालना है आप डाल लीजिए। मोटे तौर पे यदि आपकी फर्जी किताब है जिसपे ISBN नंबर फर्जी है, तो उस किताब की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट केवल उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसके अलावा उसको और कोई मूल्य नहीं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और मूल्य यदि आप जोड़ सकते हो तो आप उसका हैंडलिंग का मूल्य जोड़ सकते हो। मोटे तौर पर जो जबलपुर के प्रमुख पब्लिशर्स हैं, छापते हैं कॉपियाँ, दूसरी किताबों का करते हैं, जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके हमको ये मोटा मोटा आइडिया ही लगा कि 90 पैसे से लेकर ₹1.5 तक पर पेज के हिसाब से किताबें छपती है। पैसा जो है, जो जितनी छोटी किताब होगी पैसा उतना ज्यादा लगेगा, मतलब 100-125 पेज की यदि किताब है तो ₹1.5 की छपेगी पर पेज के हिसाब से। पर यदि मान लो 400-500 पेज की किताब है तो वो 90 पैसे, ₹1.10 में छप जाएगी। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर मोटे मोटे तौर पर ये सारा निकल के आया है। तो हमने एक कैलकुलेशन ये भी किया कि जो फर्जी ISBN वाली पुस्तकें हैं, उन फर्जी ISBN वाली पुस्तकों की प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, और प्रिंटिंग कॉस्ट के बाद उस पर जो MRP दर्ज है उस MRP में मार्जिन कितना है। आप आश्चर्य करेंगे कि ये मार्जिन जो है 70%, 80%, 90%, तो कई बार 100% से किया है। एक चीज और हमने इस बात को जांच में दी है कि जब इन्होंने किताबों के सप्लाई ऑर्डर दिए तो इनको कितना डिस्काउंट मिला, और उस डिस्काउंट को इन्होंने बच्चों का कितना पास ऑन किया। कई सारे केसेस में, मतलब एक ही केस में, एक केस में तो ये किताबें फ्री में लेके आए, मतलब उसके पास किताबें किसी काम की नहीं बची होंगी तो पब्लिशर ने 100% डिस्काउंट पर किताबें दे दी कि मेरा स्टॉक खाली हो जाएगा, तुम रख लो। वो किताबें भी जब पूरी की पूरी उसी कीमत में बेची, मतलब जो डिस्काउंट इसको मिला उस डिस्काउंट पे इन्होंने बच्चों को पास ऑन नहीं किया, जबकि आपको एक जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है तो आपको करना चाहिए। आगे बढ़ो। अब मैं आपको जो मैं एक बात कह रहा था कि किताबों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए 11 स्कूलों में जब हमने किताबों को देखा और इसको चेक किया तो इसके हिसाब से इनका जो वजन होना चाहिए, शासन द्वारा जो निर्धारित सीमा है वो 431 किलो की, और इनका जब हमने एक का जब चेक किया तो निकल के आया 993 पेज। 431 के अगेंस्ट में 993 पेज आया। अब 431 की वजन की जो किताबें हैं उसकी जगह आप लोगों को बाध्य कर रहे हो कि आप 993 किलो की किताबें खरीदो। तो जब आप 993 किलो की किताबें यदि आप खरीदते हो तो कितना पैसा खर्च होता है एक्स्ट्रा? वो खर्च होता है करीब 4 करोड़, 3 करोड़ 98 लाख। तो जब 4 करोड़ खर्च होता है तो आप देख रहे हो हर किताब में 40%, 50% का मार्जिन है, तो ये फिर एक तरीका कमीशन खोने का ये भी कि आप जबरदस्ती किताबों की संख्या बढ़ा देते हो, बच्चों को बाध्य करते हो किताबें खरीदने के लिए, और फिर उन किताबों में कमीशन खोल देते हो। आगे बढ़ो। दूसरा तरीका है नई किताबें लगाने का।
नई किताब लगाने का मैंने आपको बता दिया कि बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यदि आपकी पुरानी किताब है तो पुरानी किताब पे आपको अगले साल कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरानी किताब मार्केट में आ चुकी है तो उसकी जो कीमत होगी वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो आप क्या करते हो कि नई किताबें लगाते हो हर साल। आप आंकड़ा देख लो, 11 स्कूलों में 1960 किताबें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे साक्ष्य आएंगे सदर बताएंगे। कितने लोगों को और गिरफ्तार करना बाकी है? लेकिन टीम जो हमारे पास टोटल लिस्ट है उसमें भी कई लोगों के उनके इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं और हम उस पर आगे वर्क कर रहे हैं। जैसे ही आगे साक्ष्य क्लियर होंगे, लोग क्लियर होंगे। किन धाराओं पे तहत? 420, 409, 468, 478, 120 भी। ठीक है। फीस वृद्धि यदि गलत हुई है उसको रिव्यू करें और वापस कर दें। किताबों के बारे में जो आपकी मोनोपोली चल रही है उसको दूर करें। इन दो बिंदुओं पे मेरा सभी स्कूल प्रबंधकों से विचार निवेदन है कि उसको करें, क्योंकि आप समझते हैं कि हमको करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। एक बात और है, उनसे जब प्रशासन जांच करता है तो जांच के बाद हमको हर स्कूल बंद नहीं करा सकते, हर व्यक्ति को आप दंडित नहीं कर सकते, इतने सारे लोगों को नहीं करें। अच्छा फिर क्या होगा, आपने 10 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, 10 को छोड़ दिया तो लोग ऑब्जेक्शन देंगे कि भाई आपने इनको तो हाँक दिया और हमको क्यों छोड़ दिया, इनको क्यों छोड़ दिया, तो वो लोगों का प्रश्न चिन्ह रखते हैं। तो इससे बेहतर है कि यदि स्कूल प्रबंधन खुद करते हैं और हमको लिख के देते हैं कि हमने रिव्यू कर दिया, रिव्यू करने के बाद हमने ये किताबें बंद कर दी, ये किताबें चालू कर दी, इतनी फीस वापस ले ली, इतनी फीस वापस कर दी, उन स्कूल मैनेजमेंट का हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट बात, जांच के क्या परिणाम निकले थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लें। नेक्स्ट, ये जांच आप एक बात तो जरूर मैं मेरी पूरी टीम को आपके माध्यम से अप्रिशिएट करूंगा। 1 अप्रैल से हमारी शिकायतें मिलना हमको चालू हुई थी और आज जो है 27 मई, मतलब कुल मिला के करीब 55-56 दिन हुए हैं और इन 55-56 दिनों में हमने लोकसभा के चुनाव का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया है, मतलब जिसमें कि सारे काम लगभग बंद हो जाते हैं। इसके बावजूद हमारी जो शिक्षा विभाग की टीम है, हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 11 विद्यालयों की जांच हुई है जिसमें 8 SDM और 12 तहसीलदार इस जांच कार्रवाई में लिए, शिक्षा विभाग के 25 अधिकारी इस कार्रवाई में लिए, 60 अन्य विभागों के या इन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारी थे। 5 बार हमने आकस्मिक छापे डाले, 50 से ज़्यादा बार स्कूलों में विजिट हुई और 2 पुलिस सुनवाई मैंने खुद देखी जिसमें लोगों को सुना और उनका पक्ष जाना। नतीजा क्या निकला? नतीजा जो निकला 81 करोड़ 30 लाख की जो फीस है वो अवैधानिक रूप से वसूल की गई। इस फीस को वापस करने का निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ हमने सारे 11 स्कूलों पे 22 लाख का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। नेक्स्ट टाइम, ये फीस की वापसी और शास्ति जो है इसका स्कूल वार डिटेल आंकड़ा है। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म होगी अब स्कूलों की फीस क्या रह गई है उसके संबंध में एक पेपर हम आपको सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि मान लो आपकी फीस यदि पहले 100 थी तो 70 हो गई कि 80 हो गई, तो उसका पूरी जानकारी भी सर्कुलेट करेंगे ताकि आपके माध्यम से पब्लिक के बाद पहुँच सके। नेक्स्ट, अब इस पूरी बातचीत में जो मैंने आपको कहा इसमें क्रिमिनल एंगल भी है। केवल देखिए स्कूल का काम जो है बड़े पुण्य का काम है। जब हम स्कूल के मैनेजमेंट के कामों को जब इस नजरिए से देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो दायित्व है उस दायित्व से आप मुक्ति नहीं ले सकते। क्रिमिनल एंगल क्या है कि आप ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे। ऑडिट रिपोर्ट की जो प्राप्तियों की जानकारी है उसमें आप हेरफेर कर रहे हैं। आपको पता है कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आप फीस की वृद्धि नहीं कर सकते, इसके बावजूद कर रहे हैं और ऑडिट रिपोर्ट को छुपा ले रहे हैं। फिर आप जो है फीस वृद्धि की सूचना जानबूझ के शिक्षा विभाग को नहीं देते, कलेक्टर को नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही फीस वृद्धि की सूचना देंगे वो कहेंगे कि आपको बढ़ाने का पावर है कि नहीं। 10% तक की फीस वृद्धि खुद कर ले रहे हो बगैर सम्यक रूप से सूचित किए हुए, जबकि आपको सूचित करना अनिवार्य है। और 10% से ज्यादा की फीस वृद्धि जो है उसकी तो आपको स्वीकृति लेना है, बगैर स्वीकृति लिए आपने बढ़ा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस पर काफ़ी विचार किया, पुलिस के साथ हमारा काफ़ी विचार हुआ, जो लीगल समझते हैं उनके साथ विचार विमर्श हुआ और हम लोगों ने ये माना कि इसमें जो है
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपका जो इंटेंशन है वो अनुचित रूप से लाभ कमाने का है, दूसरे लोगों को अनुचित रूप से क्षतिकारित करने का है, ये क्रिमिनल इंटेंशन के साथ। फिर पाठ्य पुस्तक को स्टेशनरी में भी इसी तरह का है, आप जरूरत से ज्यादा किताबों को शामिल करते हो बिना किसी वजह के शामिल करते हो, मनमाने तरीके से नई किताबों को शामिल करते हो, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं लेते, कोई टीचर की राय नहीं लेते, फर्जी आईएएस देने वाली किताबों को आप शामिल करते हो, जिन किताबों को आप शामिल करते हो उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे, केवल कुछ खास लोगों के साथ ही आप साझा करते हो, और इस प्रकार आप पूरी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके कमीशन को भी करते हो। तो हमने पाया कि स्ट्रीम मैनेजमेंट का जो पूरा करते हैं, चाहे फीस के मामले में हो, चाहे किताबों के सिलेक्शन के मामले में हो, इन दोनों ही मामलों में बहुत डार्क शेड है और इसमें आपराधिक तथ्य की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, इसमें हमने कार्रवाई की, कुल मिला के हमने 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। 11 आपराधिक प्रकरणों में नामजद 80 आरोपी हैं, 80 आरोपी में से 29 रिपीटेड हैं, कुल मिला के 51 आरोपी है, 51 लोग हैं, मतलब 80 आरोपी हैं 11 केसेस में, और वास्तविक तौर से कुछ लोग दो केस में भी इन्वॉल्व हैं। 51 लोग हैं, 80 आरोपी हैं। इसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो आरोपी है वो 30 है, पुस्तक विक्रेता से संबंधित जो आरोपी है वो 5 है, प्रकाशक से संबंधित आरोपी है वो 16 है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के तत्काल बाद बहुत प्रॉम्प्टली कार्रवाइयाँ की हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसकी जानकारी अभी आपको एसपी साहब देंगे किसी में। जिन स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो 11 स्कूल हैं, क्राइस्ट चर्च सालीवाड़ा, लिटिल बर्ड, स्टैनफील्ड, ज्ञानगंगा, चैतन्य टेक्नो, क्राइस्ट चर्च, सेंट एलाइसिस पॉलीपाथर, क्राइस्ट चर्च डायसेशन, सेंट एलाइसिस सदर, सेंट एलाइसिस रिमझा और क्राइस्ट चर्च बॉयज। ये जो 80 लोगों की सूची है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते साथ ही 80 लोगों की सूची भी आपको ये गिरफ्तार लोगों की गिरफ्तार लोगों की जो सूची है वो आपको सर्कुलेट कर देंगे। अभी मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एफआईआर के सिलसिले में आगे क्या कार्रवाइयाँ हुई है एसपी साहब बताएंगे, इसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन किया। अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें हमारी जॉइंट टीम्स बनी थी और क्योंकि इसकी प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 एफआईआर अभी तक रजिस्टर हुई है। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। एफआईआर कराने वाली जो टीम है जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार एसडीएम भी हमारे पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने एफआईआर कराने में हमारी मदद की। उसके अलावा अभी तक एज ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें जो 20 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं मैं उनका एक डिटेल आपको पढ़ देता हूँ। अजय उमेश कुमार टीम्स, ये चेयरमैन क्राइस्ट चर्च स्कूल के हैं। दिनेश सिंह मैनेजर हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल के, और सिरिल जैकब प्रिंसिपल हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाड़ा के। आलोक इंद्रकिया प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। राम इंद्रकिया ये भी प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। मनवीर कोहली प्राचार्य सेंट स्टेनफील्ड। शादी थॉमसन प्राचार्य क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। श्रीमती LM साठे मैनेजर क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सूर्य प्रकाश वर्मा प्रोपराइटर चिल्ड्रन बुक हाउस नौतरापुर। शशांक श्रीवास्तव संचालक चिल्ड्रन बुक हाउस नौतरापुर। CS विश्वकर्मा एडवाइजर चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर। सोमा जॉर्ज प्रिंसिपल सेंट एलोयसिस स्कूल पॉलीपाथर। भरतेश भारिन सचिव ज्ञानगंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल। दीपाली तिवारी प्राचार्य ज्ञानगंगा इंटरनेशनल स्कूल। चित्रांगी अय्यर CEO लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। सुबोध नेमा मैनेजर लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। परिदीप भार्गव प्राचार्य लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। अतुल अनुपम इब्राहिम क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एकता पीटर क्राइस्ट चर्च सीनियर बॉयज चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ललित सोलोमन मैनेजर क्राइस्ट चर्च जबलपुर डायसेशन स्कूल। ये अभी 20 लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जो आरोपी हैं उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे और लगातार उसमें टीम्स लगेंगी। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलनी है, बहुत सारे इसमें एविडेंस नए आने हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर करेंगे। किन धाराओं के तहत एफआईआर की गई है? इसमें 420, 409, 468 और 471, 123। ये जमानती कितनी है? इसमें कोई जमानती नहीं है।
इसमें कब गिरफ्तारियां हुई सर इसमें? तो गिरफ्तार कर रहे हैं आज किसी को गिरफ्तार किया? अभी 20 लोग हैं, नाम आपका नाम बताया? नाम पड़े हैं। ये सर ये तो अपने एग्जाम सर्विस निजी स्कूल है, 240 करोड़ रुपए की अवैध फीस वसूली पर एनम है या ये कैलकुलेशन है। ये जो 11 स्कूलों की जांच हुई है, उस 11 स्कूलों की जांच का जो एवरेज आया है उसको ये 60% पे कैलकुलेशन करते हैं तो 240 करोड़ के आसपास में होता है। दैट इज पर एनम ना? नहीं, ये 2018 से लेकर अभी तक का 18 से 24 तक या 23 24 तक की 23 अभी इसके अलावा अन्य स्कूलों की भी जांच बाकी है क्या? मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, मैंने इसीलिए आपके माध्यम से 2 अनुरोध किए हैं स्कूलों से। मैं किसी स्कूल की जांच नहीं करना चाहता। नहीं, ये 11 के अलावा आपकी पूरी स्कूलों की जांच हुई थी तो और स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई भी बाकी है क्या? यही पे देखिए एनफ कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्कूल के मैनेजमेंट से कि आप खुद जांच करिए, जो गलतियाँ हो गई उन गलतियों को सुधारिए, प्रशासन को मौका मत दीजिए जाँच करने। हमको जाँच करके कोई बहुत खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जांच कार्रवाई से स्कूलों में बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, बच्चों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं आएंगी, पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारी शंकाएं आएंगी कि जिन बच्चों को हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके कारनामे इस तरीके के इस तरह। प्राचार्य का क्या रोल है ये समझना चाह रहा था। प्रिंसिपल का गुरु माना जाता है प्रिंसिपल, उनका क्या रोल था? मैनेजमेंट गलत है, सही है, प्रिंसिपल का क्या रोल था? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, हमने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि किन लोगों को आरोपी बनाया जाना चाहिए और किन लोगों का पूरे के पूरे इस प्रोसेस में निर्णय में सहभागिता रही है। प्राचार्य पूरा स्कूल उसके आसपास घूमता है, खासतौर से पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किताबें कौन सी सिलेक्ट की जाएंगी, फीस यदि आएगी फीस का उपयोग क्या रहेगा, क्या खर्चे रहेंगे, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, इन सारी चीज़ों में प्राचार्य का बहुत बड़ा रोल है। हमने एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जब हमने इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए थे, उस कारण बताओ सूचना पत्र में हमने मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल दोनों को कहा, जिसने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया और जिसने कहा कि हमने परीक्षण कर लिया है और ये देखा है वो देखा है, खुली सुनवाई में भी जिन लोगों ने आके वो करा, उन लोगों को फिर हमने माना है कोई जिम्मेदार। ये जो बाकी आरोपी बच्चे जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी सूची नहीं आएगी? सूची पूरी चाहिए। ठीक है, सूची में सूची देने की दिक्कत नहीं है, वो सूची हम आपको दे देंगे। नामी लोग हैं, कहीं भागने वाले जी कहीं नहीं नाम है। एक दो नाम बात इनके खिलाफ कोई जुर्माना भी लगाया गया आपने जो ये मैंने आपको बताया 22 लाख रुपए का जुर्माना हमने किया है, हर स्कूल का 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा। साहब इतना बड़ा मामला आपने खुलासा किया है, करोड़ों रुपए सालों से चल रहा था, तो आपको ये नहीं लगता कि जवाबदार विभाग खासकर जो भी स्कूल सेक्शन विभाग है सेक्टर है उनकी भी कुछ भूमिका थी? मुझे बिल्कुल भाई 2018 से चल रहा था तो अभी तक क्यों चल? मुझे एक बात आप समझिए, मुझे बिल्कुल लगता है जो आप कह रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की जवाबदारियां थी, उन जवाबदारियों को लोगों ने ठीक से नहीं निभाया। सबसे बात तो सुन लो पहले, सबसे इम्पोर्टेंट जो जवाबदारी थी वो स्कूल मैनेजमेंट की थी। अब यदि आप ये सोचो 1037 स्कूल, अब 1037 स्कूल में से कौन सा स्कूल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा फीस बढ़ा रहा है, कौन सा नहीं बढ़ा रहा, उसको कैलकुलेट अपने को पढ़ाना नहीं है। हमारा जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने खुद के सैकड़ों स्कूल है उनको भी उनको देखना है। तो अब जो 4-5 सालों में जो इस तरह की शिकायतें आने लग गई और हम जाँच कर रहे हैं, वो जाँच भी इनसे ही कराना है। कोई भी जांच कार्रवाई करने के पहले मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। ये जो 11 स्कूल है ना, इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पाते थे। फैक्ट है, फैक्ट है। इनकी जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था, इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि उसको घुस ही नहीं पाते थे जांच के। तो जाहिर है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इंटेंशन देखना चाहिए। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इन स्कूलों में गड़बड़ चल रही है उसमें से कुछ पैसे वैसे ले लें और इन स्कूलों को बचा के ले जाए। इनको शक्ति ही नहीं मिल रही थी। इस बार जिला प्रशासन ने इनको शक्ति दी है और मैं आपको इस बात की भी तारीफ करूँगा, महिला प्रिंसिपल हैं, महिला शिक्षक हैं, इन्होंने इन स्कूलों में अकेले 1-1, 2-2 के ग्रुप में जाके पूरी दमदारी के साथ जाँच की। सर, ये फीस वापसी की बात की है आपने, ये कैसे संभव हो
होगा और कैसे मिलेगा? क्या ये अभिभावकों को वापस होगी फीस और इसकी प्रोसेस क्या होगी? कुछ जैसे ली है वैसे वापस हो। 30 दिन के अंदर की समय सीमा है। 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। यदि अपील करने में कोई स्टे मिल जाता है तो आप फीस उतने दिन तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, यदि आप नहीं दोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूल कर देंगे। संपत्तियां तो इन सबके पास है, जो आप जानते हो, मतलब उसको कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम पूरा के पूरा ऐसा नहीं है कि हाथी निकाल देंगे पूछ छोड़ देंगे। कंप्लीट इसको ये 11 स्कूल जो है इनकी मान्यता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, और क्या इन पर और कोई कार्रवाई? देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ा उसके साथ कहना चाहता हूँ कि मान्यता रद्द करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं मान्यता भी रद्द कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे 11 जो स्कूल हैं इनका इंफ्रा बहुत अच्छा है। इन्होंने पढ़ाया बच्चों को बहुत अच्छा है, ऐसी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बच्चे मेरिट में आते हैं, इंफ्रा बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। कुछ गड़बड़ियाँ हुई है मैनेजमेंट से, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, और एकदम ऐसी अतिरेक में भी कार्रवाई नहीं कर दी जाए कि उसका नुकसान जो है वो बच्चों को हो। इस बारे में जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही करेंगे। सर, इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई थी कि पेरेंट्स ने जो अथॉरिटी को कंप्लेंट करी, पर अथॉरिटी ने कंप्लेंट उठा के डस्टबिन में डाल दी, अपने सीनियर अथॉरिटी को नहीं बताया। जो आपने बताया कि इनके पास पावर नहीं थी, बट उनको अपने सीनियर अथॉरिटी को तो इन्फॉर्म करना था कि हमारे पास पावर नहीं हो रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जांच की है तो मुझे पता है कि उन्होंने बताया कि नहीं बताया। और हर चीज़ को यहाँ पे आंसर करना आवश्यक नहीं है। यदि सरकारी अधिकारियों की भी कोई गड़बड़ी निकलेगी, आप इस बात को जानते हो। मुझे लगता है 4-5 आप कलेक्टर और एसपी साहब को जबलपुर के ऐतिहासिक शिक्षा विभाग के बोर्ड के लिए बधाई। आप लोग को बहुत सारी बधाई, और नए जबलपुर नया शिक्षा के साथ बच्चे आपको भविष्य उज्जवल है। आप लोग को धन्यवाद। एक बात तो बताते हैं सर, जब ये कार्रवाई शुरू हुई, बहुत गंदार लोग हैं सर ये लोग, जिनके खिलाफ जो 11 ही है, मैं उनकी से बात करूँ, बहुत गंदार है। प्राइवेट चार्टेड ट्रेन नागपुर में खड़ा रहता है एक के मालिक का, और जब उसके घर में ईओडब्ल्यू पहुंचा था तो सोने के बिस्किट को पता नहीं क्या क्या था, हम लोग गिनते हुए कवरेज करके थक गए थे। आपके ऊपर प्रेशर तो आया होगा आप लोगों को? मेरी बहुत अच्छी है, वैसे कई लोग उसके अंदर पहुँचता हूँ, मेरे को समझते ही कोई प्रेशर नहीं डालता, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा प्रेशर पूछा देखिए, मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको प्रेशर कितना आता है, जिसके प्रेशर डालने की स्थिति है उनका ही निर्देश है कि कार्रवाई होगा, इसीलिए किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। सर, ये कुछ स्कूल जो है माइनॉरिटी में है, तो लोग हमेशा इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। इस बार देखिए, फायदा उठाने की बात नहीं, हमने उस नजरिए से देखेंगे। हमने फिर इस नजरिए से देखा है कि आपने जो गलतियाँ की हैं, और एक बात तो आपको बता सकते, जब मैंने पुलिस सुनवाई की, इस बात में कई बार कह चुका हूँ कि आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। मैंने मौका दिया इनको, मैंने कहा, मैंने यहाँ पे बताया कि आपने इसकी कुछ गलत वसूल की है, आप इस चीज़ को वापस कर लीजिए। आप लोग गवाएं जो पुलिस सुनवाई में थे, हमने पूरा चार्ट निकाल के बताया कि आपकी चीज़ गलत है, आप करिए, उनको मौका दिया, पर उस मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। उनको लगा कि प्रशासन तो ऐसे ही कह रहा है। ये 240 करोड़ का आंकड़ा केवल एक आंकड़ा है, सर कोई आदेश वादिश कुछ नहीं है। सर, एक कार्रवाई जो हो रही है आपकी आने वाले आपको कहता हूँ, ये जबलपुर जिस तरीके से निजी विद्यालयों की गलत प्रैक्टिसेस हैं, इनके खिलाफ जबलपुर ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि केवल जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसी कार्रवाई। तो मेरा हर जिले में जाना जरूरी नहीं है, ना इस जिले में रहना जरूरी है। आपको कमेटी का अध्यक्ष बनवा देंगे सर, एक जांच आप और करिए, आईटी के तहत सर जो माइनॉरिटी का प्रावधान करते हैं स्कूल वाले, जो समिति में जो मेंबर रखते हैं, तो वो वाली जांच हम कर रहे हैं, जो
चलो फाइट करना है, फाइट जल्दी देगा तुरंत डालना इसके लिए प्रोसेस है, जिला शिक्षा अधिकारी उसमें आदेश देंगे। सामान्य तौर पर जिस अकाउंट से फीस आई है उसी अकाउंट में वापस की जाएगी, और यदि वापस नहीं करेंगे उनको बीच में एक प्रोसेस है कि वो अपील कर सकते हैं। यदि मान लो अपील नहीं करते हैं या अपील में कोई एडवर्स रिजल्ट नहीं होता है तो उनको 30 डेज में उसको जमा कराना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर, और आगे क्या इसका एक्शन? वो एसपी साहब ने जब आपको बताया उसके बाद में एसपी साहब से जब आप बाइक लेंगे तो जाने डिटेल में आपको देखिए करीब 9 थानों में 11 FIR हुई है। इसमें 420, 409, 143 में अपराध प्रतिबंध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने 1907 में से 1223 नहीं, 64%। कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जिनके कि पूरी की पूरी किताबें हर साल चेंज कर रहे हैं, 100 के 100%। किसी का 60% है, किसी का 69% है, आप ही देख लीजिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात हो है, जब आप पाठ्यक्रम में नई किताब आप लगाते हो तो नई किताब को लगाने का आपको औचित्य बताना चाहिए। पुरानी किताब को क्यों हटा रहे हैं, नई किताब को क्यों चला रहे हैं। जब हमने इनसे कागज मांगे कि भाई आप हमको कागज दीजिए कि आपकी टीचर ने रिकमेंड किया, कि बच्चों ने कहा कि सर इसमें कुछ गलती है, कोई एक्सपर्ट कमेटी आपकी बनी, ऐसा कोई कागज इनके पास नहीं। तो किसी किताब को आप क्यों ले रहे हो और किसी किताब को क्यों बाहर कर रहे हो, ये निर्णय लेने वाला व्यक्ति सामान्य तौर पर स्कूलों में वो व्यक्ति है जिसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं। वो पीठ पीछे केवल ये देखता है कि किस किताब में बिजनेस ज्यादा मिल रहा है, किस किताब में बिजनेस कम मिल रहा है, इसको बाहर करो, इसको नहीं लेके। तो इस तरीके से कमीशन खोरी का एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, एक सांठगांठ का एक तरीका नई पुस्तकों के माध्यम से भी निकाला गया। नेक्स्ट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी चीज बगैर जानते बूझते बगैर सोचे समझे हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको इसका जो प्रेजेंटेशन है, जैसे ही ये खत्म होगा मेरा प्रेजेंटेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप फोटो नहीं भी खींचोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप इसमें देखिए, जो 11 स्कूलों में हमने किताबों की जांच की है उसमें लगभग 89% किताबें जो हैं वो फर्जी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गोबर धंधा चल रहा है। मतलब ये कि 90% किताबों की जो MRP है वो जस्टिफाई नहीं है, उन किताबों की जो मार्केट में उपलब्धता है वो जस्टिफाई नहीं है। फर्जी ISBN वाली किताबों के क्या मायने? फर्जी ISBN वाली किताबों के मायने ये है कि ये किताब ओपन मार्केट में नहीं मिलेगी, ये किताब उसी व्यक्ति के पास मिलेगी जिसने कि फर्जी ISBN छापा है। इस किताब का MRP से कोई संबंध नहीं, केवल प्रिंटिंग की कॉस्ट है और MRP आपकी जो मर्जी में आएगी लगाए। तो इन 11 स्कूलों में 90% किताबें, लगभग 88% किताबें हमको जो है वो फर्जी ISBN वाली मिली है। जो कुछ खास स्कूल है जिसमें आप देखेंगे, मैंने बताया क्राइस्ट चर्च है, सेंट लाइसेंस पॉलीपथर है, डायसेशन है, सदर है, रिमझावाला है और बॉयज। इनमें 100 के 100% किताबें जो हैं ये ISBN इनका फर्जी है। ये जो स्कूल हैं, जो 11 स्कूल जिनको आप देख रहे हैं, ये 11 के 11 स्कूल प्रतिष्ठित स्कूल 85 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग ये बात नहीं कह सकते कि साहब हमको नियमों की जानकारी नहीं है, हमको कानून की जानकारी नहीं है, हम समझते नहीं। जब हमने इनसे पूछा कि भाई ISBN के बारे में आपका क्या कहना है, तो सभी लोग निरुत्तर थे, कोई इस बात का संतोषजनक जवाब कोई भी नहीं किसी भी तरीके से।
तो पुस्तकों की कमीशन खोरी में ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वजन बढ़ा के किताबें बढ़ा दो, उन किताबों में से ज़्यादा नई किताबें कर दो और उन किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी दो, ताकि आपका जो मार्जिन है, जो कमीशन है, उससे ज़्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट टाइम निकल के क्या आंकड़े आते हैं जो मैंने आपको बताए। स्कूल का वजन बढ़ाने से करीब 4 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च होता है बच्चों का। इसको जब आप बाकी सारे स्कूलों के साथ आप जोड़ोगे और सारे स्कूलों के साथ जोड़ोगे, सारे स्कूलों के साथ जोड़ के जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब 11 स्कूल का जो एवरेज है, 11 स्कूल के एवरेज को मैंने 60% पे जोड़ा, 100% नहीं लिया है, जबकि एवरेज 100% पे भी जोड़ सकते थे। जब 60% कम करते हैं तो करीब 40 करोड़ ईयरली ये बर्डन आता है, जो कि फोकट का डाला गया है। बल्कि इसको आप बड़े आराम से हटा सकते हो, इसके बावजूद ये बर्डन आता है। और ये बर्डन पूरा का पूरा जो है बहुत सोच समझ कर, बहुत जानबूझ के, वेल प्लान्ड तरीके से सांठ करके डाला गया है बच्चों को। बेसिकली इसको यदि आप शुद्ध हिंदी में और दूसरे शब्दों में कहें तो ये लूट का और ठगी का एक तरीका है। आगे बढ़िए। अब इसका जो मोटे तौर पे हमने कमीशन खोरी क्या हुई होगी, उसका जो एक आकलन निकाला, वो ये आकलन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। इसमें जब डिटेल इंक्वायरी होगी, जब पुलिस इसकी जांच करेगी और सबूत निकाले जाएंगे, बैंक खाते खंगाले जाएंगे, तब एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या हुआ है। मोटे तौर पे हमने पाया है कि 60% का मार्जिन जो है किताबों में होता है और लगभग 50% का मार्जिन स्टेशनरी होता है। ये आप भी देख चुके हैं जब हम पुस्तक मेला हमने लगाया था। क्या कर रहा है? पुस्तकों का जो मार्जिन है वो लगभग 60% पे होता है और 50% का जो मार्जिन है वो स्टेशनरी को होता है। छोटा मोटा किसी किताब में किसी दुकान पर कम ज्यादा हो सकता है। ये आप डिस्टर्ब कर रहे हो भैया, थोड़ा जल्दी करो ना सर। यूट्यूब में आता रहा है। तो 11 विद्यालयों का जो आंकड़ा निकल के आया है वो निकल के आया लगभग 4 करोड़ 12 लाख। इसको फिर आप 60% पे भी आप कर दोगे तो ये भी 40-45 करोड़ होता है। तो मोटे तौर पे यदि अपन बहुत लोअर लेवल पे जाए, बहुत संकोच के साथ यदि आप करें तो ये जो ईयरली कमीशन खोरी का जो आंकड़ा है ये 100 करोड़ के आसपास जाता है। इससे ज्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो कमीशन खोरी को हमने जो है स्कूल वाइज कुछ कैलकुलेट किया है। कि स्कूल वाइज कैलकुलेशन आप देख लें, हर स्कूल का अलग अलग जितना उनका लगा है उसके हिसाब से ये है। ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा तो आपको मिल भी जाएगी। नेक्स्ट टाइम। अब इसमें इस मौके पे मैं केवल आप लोगों के माध्यम से, देखिए 1037 स्कूल है, कार्रवाई हमने जो की है वो केवल 11 स्कूलों के अगेंस्ट में की है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे स्कूल जो मैनेजमेंट के जितने लोग हैं उन सभी से बड़ी करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 इश्यूज को लेकर। नेक्स्ट बोलिए। एक मेरा रिक्वेस्ट ये है कि बजाय हम जांच करें आप खुद परीक्षण कर लें। आप जांच नहीं करेंगे, आप खुद परीक्षण कर लेंगे। क्या परीक्षण कर लें कि 2025 से 2018 को एक्ट लागू हुआ है, तो 25 से 2018 के बाद आपने जो भी परीक्षा की फीस बढ़ाई हो, जो भी स्कूल की फीस बढ़ाई हो, उस फीस वृद्धि को आप समीक्षा कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। स्कूल मैनेजमेंट खुद कर ले। कैसे परीक्षण करें, आप अपने ऑडिट रिपोर्ट को देख लीजिए। क्या ऑडिट रिपोर्ट में वार्षिक प्राप्तियों का आधिक्य कुल प्राप्तियों के 15% से कम है, उसको एक बार चेक कर लें। क्या धारा 5(2) के अधीन 10% तक प्रस्तावित फीस वृद्धि की सूचना आपने 90 दिन पहले दे दी है? तीसरी बात, क्या धारा 5(2) के अधीन 10% से अधिक यदि प्रस्तावित फीस वृद्धि है तो क्या आपने उसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर दी? केवल 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसमें मुझे लगता है कि यदि आप 10वीं 12वीं के बच्चे भी रख दोगे तो इसका परीक्षण कर लेंगे। मेरा स्कूल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका परीक्षण खुद कर लें, प्रशासन को मजबूर न करें कि वो उसमें जांच करें।
यदि इन तीनों प्रश्नों का जवाब नहीं है, हाँ है कोई बात, यदि नहीं है तो जो अवैधानिक रूप से आपने फीस वृद्धि की है उसको कृपया करके निरस्त कर दे और बच्चों को वापस कर दे। ये आप लोगों के माध्यम से मेरा पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट टाइम एक रिक्वेस्ट और है, स्कूल के बैग का जो वजन है अभी हमने देखा है कि वो लगभग डबल से ज्यादा, किताबों की कटौती करके उसको निर्धारित सीमा में कर, फर्जी और डुप्लीकेट ISBN पुस्तकों का प्रचलन बंद कर। ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं। जो आप हर साल नई किताबें लगाते हैं उन नई किताबों को बदलना बंद कर। जो भी नई किताबें आप लगा रहे हो उनका चयन 1 अक्टूबर 2024 के पहले कर लें। मतलब अगले शिक्षा सत्र के लिए भी आपको करना है तो 1 अक्टूबर के पहले करें और इसकी जानकारी 5 अक्टूबर तक सार्वजनिक करें। सार्वजनिक करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को दे सकते हैं। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जिन स्कूलों का टर्नओवर बहुत अच्छा है, जिनके बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो क्यों ना इसकी जानकारी अखबारों में छपवाएं। विज्ञापन दें कि हमारी इस क्लास में ये किताब छपेगी और उसके बाद जब हमारा पुस्तक मेला लगेगा तो उस पुस्तक मेला में अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे आप इधर उधर की दुकानों से किताब मत खरीदो, जब पुस्तक मेला लगेगा वहाँ से खरीदो। ये दो चीज़ मेरी स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है। जो पूरा डार्क शेड स्कूल मैनेजमेंट के अगेंस्ट क्रिएट हुआ है, निजी विद्यालयों के अगेंस्ट में क्रिएट हुआ है और लोगों को ये लग रहा है कि मनमानी करते हैं, कमीशन पूरी करते हैं, ये एक मौका हम देना चाहते हैं कि आप खुद अपना परीक्षण करें, आत्मावलोकन करें। कैसे किताब लेके आए, यदि 4 किलो का वजन है तो 8 किलो का वजन कैसे होना है, ये लोग बात रखाना सीखें, तब जाके इसका अंकुश लग पाएगा। एक अकेला जिला प्रशासन और एक अकेला जिला शिक्षा अधिकारी और ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सब आप सब लोगों के साथ रहेगा तब जाके कुछ कर पाएंगे।